Okay, this is my second video of the topic structure. In this particular video, we are going to see a simple program of structure. For example, if my program is like this, create a structure book having structure elements as ID, name, price. I repeat, he given me structure elements as ID, name and price. I want to accept entire data for two books and I want to display name of that book whose price is greater than the another book. तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मुझे दोनों बुक्स के आईडी, नेम, प्राइस एक्सेप्ट करने हैं और मुझे बस उस बुक का नाम डिस्प्ले करना है दोनों में से जिस पर्टिकुलर बुक का प्राइस ज्यादा होगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. I'm not going to write the entire program, but I'm going to write the main things in my particular program. Obviously, it is my first program, so I need to start with my header file. All of you know, in our normal C program, the basic header file we are using is stdio.h, which contains a definition of printf and scanf. The first line I need to write hash include stdio.h. आफ्टर दैट, इसके पहले हमने ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम किए थे हर बार हेडर फाइल के बाद मैंने चालू किया था मेन फंक्शन से. रादर स्टूडेंट इधर भी हेडर फाइल के बाद मैं मेन फंक्शन से चालू कर सकता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आई नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. अगर मैंने हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन लिखा और मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर लिखा तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरा लोकल वेरिएबल. नॉर्मली स्ट्रक्चर ग्लोबल वेरिएबल रहेगा तो ज्यादा बेटर होता है. सो दैट उससे फायदा मुझे ये होता है मेरे प्रोग्राम का मेन फंक्शन और अगर मेरे प्रोग्राम में कोई और फंक्शन भी हुआ वो भी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज कर सकता है. तो फॉर दैट लेट मी क्रिएट द स्ट्रक्चर ग्लोबली एंड नॉट लोकली. ग्लोबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस बार मैं मेन फंक्शन पहले नहीं लिखूंगा, इस बार पहले मैं स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन लिखूंगा. आपको तो पता है स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. इधर उसने मुझे एग्जांपल में क्लियरली बोला है स्ट्रक्चर का नाम है बुक करके. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर के अंदर मुझे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं. क्वेश्चन में उसने मुझे 3 एलिमेंट बोले, आईडी, नेम और प्राइस. नॉर्मली आईडी इंटीजर में होता है, इसके लिए एक काम करता हूँ, आईडी को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ आईडी करके. नेम नॉर्मली कैरेक्टर एरे रहेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं. तो नेम को स्टोर करने के लिए लेट मी क्रिएट वन कैरेक्टर एरे, जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे का नाम रहेगा नेम. ऑब्वियसली एरे है तो इसको मुझे कोई ना कोई साइज भी देना पड़ेगा. इट्स अप टू मी कि मैं प्राइस को इंटीजर में रखूं या फ्लोट में रखूं. लेट्स अज्यूम कि मेरा प्राइस भी इंटीजर में ही रहेगा. तो एक काम करता हूँ, इंट आईडी के बाजू में कॉमा करके मैं इधर लिख देता हूँ प्राइस. तो कैन आई से मेरे स्ट्रक्चर के अंदर 3 एलिमेंट्स है, आईडी, प्राइस और नेम. एज यू कैन सी आईडी और प्राइस का टाइप इंटीजर है और नेम जो है वो मेरा कैरेक्टर एरे है. जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, जिधर स्ट्रक्चर खत्म होगा उसके बाद से मैं मेरा मेन फंक्शन लिखना चालू कर सकता हूँ. तो ऑब्वियसली इसके बाद मैं चालू करूंगा मेरा मेन फंक्शन, दैट इज इंट मेन. आपको तो हमेशा आपकी टीचर ने सिखाया रहेगा कि मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है. बट वेट, इधर मुझे स्ट्रक्चर के भी तो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं. तो मेन फंक्शन के अंदर अपार्ट फ्रॉम अवर नॉर्मल वेरिएबल मुझे स्ट्रक्चर के भी वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं. आपको तो पता है स्ट्रक्चर के वेरिएबल मतलब मुझे स्ट्रक्चर के कितने कॉपीज चाहिए. क्वेश्चन में उसने क्लियर बोला है मेरे बुक स्ट्रक्चर के मुझे 2 कॉपीज चाहिए बिकॉज आई नीड टू हैंडल 2 बुक्स का डेटा. तो अगर मुझे 2 बुक्स चाहिए कैसे से मुझे स्ट्रक्चर के 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. एंड फॉर दैट आई नीड टू राइट स्ट्रक्ट बुक मे बी B1, B2. वी ऑल नो मेरे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है. मैंने इधर अज्यूम किया कि मेरे वेरिएबल का नाम रहेगा B1 और B2 करके. अच्छा, ये तो सबको बताने की जरूरत ही नहीं है. As soon as I created the variable, मेरे स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा. एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा B1 करके, दूसरा मेमोरी ब्लॉक बनेगा B2 करके. क्या ऐसा स्टार्टिंग में दोनों मेमोरी ब्लॉक एम्प्टी रहेंगे, मतलब B1 के अंदर भी रहेगा आईडी, नेम, प्राइस, B2 के अंदर भी रहेगा आईडी, नेम, प्राइस.
कहना है अभी मुझे B1 का भी डेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, B2 का भी डेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट्स एक्सेप्ट वन बाय वन। सबसे पहले बुक 1 का मतलब B1 का डेटा एक्सेप्ट करते हैं। डेटा एक्सेप्ट करना है मतलब मुझे क्या क्या एक्सेप्ट करना है, ID, नेम एंड प्राइस। लेट्स एक्सेप्ट इट। तो उसके लिए मैं लिखूंगा printf डबल इन्वर्टेड कॉमा में मे भी कुछ इस तरह से एंटर ID, नेम एंड प्राइस ऑफ कैन आई से फर्स्ट बुक। बंदा अपना पढ़ा लिखा है, बंदा मैसेज पढ़ेगा, एंटर आईडी, नेम, प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक। बंदे को समझ में आ जाएगा, उसको 3 वैल्यू एंटर करना है। कहना है सो वैल्यू एंटर करना चालू कर देगा। आपको तो पता है वो जो भी एंटर करेगा अपने को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने सी प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा scanf। कहना है सर सबसे पहले बंदा आईडी एंटर करेगा, आईडी मतलब इंटीजर ना, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा scanf अंदर परसेंटाइल डी। नेक्स्ट वो एंटर करेगा नेम, नेम मतलब स्ट्रिंग। आई नो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको गेटएस फंक्शन सिखाया था, लेकिन मैंने तो अब ये भी बोला था कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आप scanf भी यूज कर सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट scanf को यूज किया तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी नाम रहेगा वो सिंगल वर्ड का रहेगा। Here my intention is not a string, here my intention is structure। तो let's assume कि मेरे बुक का नाम सिंगल वर्ड का ही रहेगा। तो सिंगल वर्ड का रहेगा तो एक्सेप्ट करने के लिए मैं भी गेटएस का झंझट नहीं करता, मैं scanf को यूज करता हूं। तो मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटाइल डी, नेम के लिए डायरेक्टली परसेंटाइल एस एंड प्राइस के लिए मुझे अगेन प्राइस इंटीजर है तो मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटाइल डी, कॉमा। इसके अंदर कहने से मेरे फर्स्ट बुक का आईडी है। फर्स्ट बुक मतलब कहने से B1 का आईडी है। आपको याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था अगर मुझे B1 का आईडी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कॉमा एड्रेस ऑफ B1 कॉमा आईडी। सॉरी, आई नीड टू राइट एड्रेस ऑफ B1 कॉमा आईडी, कॉमा। कहने से इसके अंदर बुक 1 का नेम है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ B1 डॉट नेम। आपने ऐसा लिखा तो भी चलेगा बिकॉज नेम इज माई एरे, तो एरे में कॉल बाय रेफरेंस होता है तो इधर एड्रेस ऑपरेटर यूज किया तो भी चलेगा, नहीं यूज किया तो भी चलेगा। आप B1 डॉट नेम भी लिख सकते हो, इट विल वर्क, बट इट इज ओनली फॉर स्ट्रिंग। नेक्स्ट कहने से इसके अंदर B1 का प्राइस है तो इसके लिए कहने से मुझे लिखना पड़ेगा कॉमा एड्रेस ऑफ B1 डॉट प्राइस। तो कहने से मेरे B1 का मतलब बुक 1 का आईडी, बुक 1 का नेम और बुक 1 का प्राइस एक्सेप्ट हो चुका है। कैन आई कमेंट सेम 2 लाइन मुझे फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा बट फॉर बुक 2। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, जस्ट ओरली एक बार बोलता हूँ। printf एंटर आईडी, नेम एंड प्राइस ऑफ सेकंड बुक। scanf सेम, पर्सनल डी, परसेंटाइल एस, पर्सनल डी, बट कैन आई से दिस बार वी आर डूइंग फॉर बुक 2। तो कॉमा एड्रेस ऑफ B2 डॉट आईडी, कॉमा एड्रेस ऑफ B2 डॉट नेम, कॉमा एड्रेस ऑफ B2 डॉट प्राइस। तो आई होप ये 2 स्टेटमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, यू एबल टू राइट देम। तो जब ये सब होगा कहने से B1 B2 दोनों बुक का आईडी, नेम और प्राइस एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ माय मेन टास्क, उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला था दोनों बुक का प्राइस कंपेयर करो और जिसका प्राइस ज्यादा है उसका नेम डिस्प्ले करो। तो अगर मुझे दोनों बुक का प्राइस कंपेयर करना है, दोनों बुक मतलब B1 B2 का अगर मुझे प्राइस कंपेयर करना है कहने से उसके लिए मेरा इफ स्टेटमेंट रहेगा, इफ B1 का प्राइस इज ग्रेटर देन B2 का प्राइस। कहना कमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब B1 का प्राइस ज्यादा है और जैसे मैंने ऑलरेडी 2 बार बोला है जिसका प्राइस ज्यादा है उसका नेम डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है कहने से B1 का प्राइस ज्यादा है तो B1 का ही नेम डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए इस इफ के अंदर मैं मेरा स्टेटमेंट लिखूंगा printf बैकस्लैश n कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए मैं भी कुछ इस तरह से मैं आपका printf फॉर्म कर सकता हूं। नेम ऑफ बुक विथ हाईएस्ट प्राइस इज इक्वल टू, नेम डिस्प्ले करना है ना, नेम मतलब स्ट्रिंग, तो परसेंटाइल एस कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जैसे मैंने बोला B1 का प्राइस ज्यादा है तो कहने से इस